जरा इमेजिन कीजिए एक पल को, आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं और गलती से हाथ किसी बेहद गर्म बर्तन पर लग जाता है, या फिर चाय का कप गलत जगह से पकड़ लिया जाता है। बहुत ही आम सी बात है। हाँ, और बिना सोचे मतलब बिना कुछ समझे 1 सेकंड के हजारों हिस्से में हाथ खुद ब खुद पीछे हट जाता है। बिल्कुल। उस समय दिमाग में ये विचार भी नहीं आता कि अरे ये बहुत गर्म है, मुझे अपना हाथ यहाँ से हटा लेना चाहिए। हाँ, मतलब विचार आने से पहले ही हाथ एक सेफ जगह पर पहुंच चुका होता है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये सब इतनी तेजी से कैसे होता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये मानव शरीर का अपना एक सुपर फास्ट कंट्रोल रूम है जो हमेशा अलर्ट पर रहता है। और आज के इस डीप डाइव में जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, हम उन्हें इसी अद्भुत नेटवर्क की गहराई में ले जाने वाले हैं। हमारे सोर्स मटेरियल के आधार पर आज हम नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को डिकोड करेंगे। सही कहा। इस चर्चा से ये समझने में बहुत मदद मिलेगी कि शरीर के अलग अलग हिस्से जो बाहर से बिल्कुल अलग दिखते हैं, वो एक साथ मिलके कैसे काम करते हैं। बाहरी या अंदरूनी बदलावों पर शरीर इतनी सटीकता से कैसे रिस्पॉन्स देता है, ये अपने आप में एक मास्टरपीस है। बिल्कुल। और शरीर के इस काम करने के तरीके को अगर हम एक बहुत ही सिंपल और रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझना चाहें, तो इसे एक मॉडर्न स्मार्ट सिटी के कंट्रोल सेंटर से कंपेयर किया जा सकता है। अच्छा, स्मार्ट सिटी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, एक स्मार्ट सिटी में हर एक ट्रैफिक लाइट, पानी की सप्लाई, इमरजेंसी सर्विस और कम्युनिकेशन नेटवर्क एक मेन हब से जुड़े होते हैं। तो अगर कहीं ट्रैफिक बढ़ता है तो सिग्नल अपने आप बदल जाते हैं। एग्जैक्टली। हमारा शरीर भी ठीक वैसा ही है। इंसान का परसेप्शन, मतलब दुनिया को देखने और महसूस करने का नजरिया, उसका बिहेवियर, उसकी मेमोरीज, सब कुछ इसी बायोलॉजिकल कंट्रोल रूम से मैनेज होता है। हाँ, जीव विज्ञान की भाषा में इस पूरी व्यवस्था को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। सके और शरीर का बैलेंस बना रहे। इंसान का शरीर कोई नॉर्मल मशीन नहीं है। दिल लगातार धड़क रहा है, लंग्स हवा फिल्टर कर रहे हैं, आंखें विजुअल डेटा कलेक्ट कर रही हैं। इन सब को एक परफेक्ट सिंक में काम करना होता है। बिल्कुल। अगर ये सिंक टूट जाए तो शरीर अपना बैलेंस खो देगा। तो ये सिंक या तालमेल कैसे बनता है? जहां तक मैंने सोर्स मटेरियल में पढ़ा है, शरीर में ये कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक तरीके से नहीं होता। सही पढ़ा है आपने। इसके पीछे दो अलग अलग सिस्टम्स काम करते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। दोनों का काम करने का स्टाइल एकदम अलग है, पर टारगेट एक ही है। हाँ, अगर हम पहले टाइप की बात करें, नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो ये उस स्मार्ट सिटी के सबसे तेज फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड की तरह है, जो बहुत फास्ट होता है। बहुत फास्ट, एकदम तुरंत रिस्पॉन्स देता है। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है जिन्हें नर्व इम्पल्स कहते हैं। और इस पूरे नेटवर्क में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पूरी बॉडी में फैली हुई नर्व्स शामिल होती हैं। इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो हम रोज देखते हैं। अचानक सामने कोई गाड़ी आ जाए तो पैर खुद ब खुद ब्रेक पर चला जाता है। या तेज रोशनी में आंखों का झपकना। सोचने या प्लान करने का टाइम ही नहीं होता, सीधा एक्शन होता है। और ये सिर्फ नर्वस कोऑर्डिनेशन की वजह से पॉसिबल है। लेकिन शरीर को हमेशा तुरंत एक्शन की जरूरत तो नहीं होती ना? यहीं पर केमिकल कोऑर्डिनेशन की एंट्री होती है। ये सिस्टम नर्वस सिस्टम के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है, पर इसका असर लंबे समय तक रहता है। बिल्कुल। ये स्मार्ट सिटी के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तरह है। इसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं, जो सीधे ब्लड में हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का रिलीज होना। जब कोई मीठा खाता है तो शरीर को कोई झटका नहीं लगता। हाँ, इंसुलिन धीरे धीरे ब्लड में मिक्स होकर शुगर लेवल को बैलेंस करता है, या फिर मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने के लिए थायराइड हार्मोन। तो शरीर इन दोनों सिस्टम्स का यूज करके एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। खतरे से बचने के लिए क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, जो नर्वस सिस्टम देता है, और ग्रोथ या एनर्जी मैनेजमेंट के लिए स्लो रिस्पॉन्स चाहिए, जो केमिकल सिस्टम संभालता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन तो समझ आ गया, लेकिन वापस नर्वस सिस्टम पर आते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर। क्या सवाल? कि क्या ये तेज और चमत्कारी नर्वस सिस्टम सिर्फ खतरे से बचाने का ही काम करता है, या इसके और भी कोई जरूरी रोल्स हैं? असली कहानी तो अब शुरू होती है। खतरे से बचाना तो इसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। मतलब और भी बहुत कुछ है। अगर हम नर्वस सिस्टम के मेन फंक्शंस को डिवाइड करें तो 3 बड़े हिस्से सामने आते हैं। पहला है सेंसरी फंक्शंस। सेंसरी फंक्शंस मतलब आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करना। हाँ, पर्यावरण लगातार बदल रहा है। लाइट, साउंड, टेम्परेचर, इन बाहरी बदलावों को डिटेक्ट करना सबसे पहला और जरूरी काम है। और इसके लिए हमारे सेंसरी ऑर्गन्स यूज होते हैं। आंखें, कान, स्किन, ये सब डेटा कलेक्ट करने वाले सेंसर्स हैं। बिल्कुल। आंखें लाइट डिटेक्ट करती हैं, कान साउंड वाइब्रेशन, और स्किन टेम्परेचर या टच को महसूस करती हैं। डेटा कलेक्ट होने के बाद क्या होता है? फिर नर्वस सिस्टम का दूसरा काम शुरू होता है, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं।
सेंसरी ऑर्गन से जो डेटा मिला है वो सीधे ब्रेन तक जाता है। ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह इस पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, पुरानी मेमोरीज के साथ मिलाता है और फिर ये तय करता है कि शरीर को क्या करना चाहिए। प्रोसेसिंग के बाद आता है तीसरा और फाइनल स्टेप, कंट्रोल। यानी ब्रेन ने जो डिसीजन लिया है उसे एक्शन में बदलना। इसमें ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स तो हैं ही, जैसे खतरे से भागना, लेकिन वॉलंटरी एक्शंस भी इसी में आते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ या कोई चल रहा है, लिख रहा है। और इसी कंट्रोल फंक्शन का एक और बड़ा पार्ट है इनवॉलंटरी एक्शंस, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे सांस लेना, खाना पचना या दिल का धड़कना। ये सब नर्वस सिस्टम बैकग्राउंड में शांति से मैनेज कर रहा है ताकि शरीर का अंदरूनी बैलेंस बना रहे, जिसे होमियोस्टैसिस कहते हैं। बाहर चाहे जो भी बदलाव हो, अंदर का टेम्परेचर और केमिकल्स स्टेबल रहने चाहिए। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। एक इतना विशाल नेटवर्क, ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर और पूरी बॉडी में दौड़ते इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। लगता तो है, लेकिन इस पूरे नेटवर्क का असली स्ट्रक्चर क्या है? वो कौन से तार हैं जो इन मैसेजेस को कैरी कर रहे हैं? इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन है? इस टर्निंग पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इस पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी की जो सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल यूनिट है, वो है नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। हाँ, न्यूरॉन ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यही वो असली मैसेंजर है जो मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में लेकर जाता है। अगर हम इसे विजुलाइज करें तो एक न्यूरॉन किसी पेड़ की तरह दिखता है। बिल्कुल सही इमेजिनेशन है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है सेल बॉडी, जिसे साइटॉन भी कहते हैं। ये उस पेड़ के मेन तने की तरह है जिसमें न्यूक्लियस होता है। और इसी सेल बॉडी से कई छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये डेंड्राइट्स एंटेना की तरह काम करते हैं। हाँ, जो आसपास के दूसरे न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करते हैं। डेंड्राइट्स ने मैसेज रिसीव किया और सेल बॉडी को दे दिया। उसके बाद आता है एक्सॉन। एक्सॉन एक लंबी केबल की तरह होता है जो मैसेज को आगे दूसरे न्यूरॉन्स या बॉडी पार्ट्स तक भेजता है। अब यहाँ एक ऐसा शॉकिंग फैक्ट है जो सोर्स मटेरियल में दिया गया है और इसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। बताइए। हम जब भी सेल या कोशिका के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये कुछ माइक्रोस्कोपिक होगा, जो आंखों से दिखे ही ना। लेकिन एक एक्सॉन की लंबाई कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। 1 मीटर लंबी सिंगल सेल, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब इतनी लंबी सेल कैसे हो सकती है? ये शरीर की जरूरत के हिसाब से डिजाइन है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से से लेकर पैर के अंगूठे तक सिग्नल भेजना है, तो बीच में कोई रुकावट नहीं चाहिए। एक ही झटके में दूरी तय करने के लिए एक्सॉन का इतना लंबा होना जरूरी है। और इसके एंड में टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक या सीधे किसी मसल तक पास करती हैं। एक सिंगल सेल का इतना लंबा होना नेचर की कमाल की इंजीनियरिंग है। अब जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर है तो ये समझना भी जरूरी है कि शरीर का ये इंफॉर्मेशन हाईवे काम कैसे करता है। क्या सारे न्यूरॉन्स एक ही टाइप के होते हैं? नहीं, काम के हिसाब से न्यूरॉन्स को 3 अलग-अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं। सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज ले जाते हैं। ये फिजिकल इनपुट्स जैसे साउंड, टच या हीट से ट्रिगर होते हैं। इसे एक इमोशनल या इमेजिनेशन वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, कोई नंगे पैर बीच पर टहल रहा है और गलती से पैर एकदम गर्म रेत पर पड़ जाता है। पैरों के तलवों में मौजूद सेंसरी न्यूरॉन्स तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और तुरंत ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, खतरा है। जब ये सिग्नल सेंट्रल सिस्टम तक पहुंचता है, तब दूसरे टाइप के न्यूरॉन्स काम में आते हैं, मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट नर्व्स। ये एक्शन लेने वाले न्यूरॉन्स हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कमांड लेकर मसल्स और ग्लैंड्स तक जाते हैं और कहते हैं कि मसल्स को सिकोड़ो और पैर को तुरंत ऊपर उठाओ। बिल्कुल, ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में मेन रोल प्ले करते हैं। और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने के लिए तीसरे टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, इंटरन्यूरॉन्स या मिक्स्ड नर्व्स। ये एक 2-वे स्ट्रीट की तरह हैं। मतलब इनमें सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर्स होते हैं। हाँ, जो ब्रेन और मसल्स के बीच दोनों डायरेक्शन में मैसेज कैरी कर सकते हैं। ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो पूरे सिस्टम को जोड़े रखता है। तो अगर इस पूरे डिस्कशन को हम समराइज करें तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। एक छोटे से टच से लेकर चलने और सांस लेने तक नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स लगातार इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फायर कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके, ताकि शरीर सेफ रहे और बैलेंस बना रहे। और ये सब इतनी साइलेंटली होता है कि हमें पता भी नहीं चलता।
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और थॉट प्रोवोकिंग विचार है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल बताइए। जरा सोचिए, जो लोग अभी इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, इस वक्त भी उनके ब्रेन के लाखों न्यूरॉन्स साउंड वेव्स को प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि इन शब्दों का मतलब समझ आ सके। मतलब जिस नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल करके उसे समझा जा रहा है। ये सच में बहुत डीप थॉट है। इंसान आगे चलकर ये सोच सकता है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसे और कितने अदृश्य चमत्कार हर सेकंड हो रहे हैं। इस जानकारी से बायोलॉजिकल मशीनरी के लिए जो रिस्पेक्ट बढ़ता है, उसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। इंसान का शरीर भीतर से कितना स्मार्ट है, ये एक जादुई नेटवर्क की तरह है। जो भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, वो इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हर कोई अपनी बॉडी के इस मास्टरपीस को समझ सके। लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि उन्हें इस कंट्रोल रूम का कौन सा फीचर सबसे कमाल का लगा, और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, आज के इस डीप डाइव की शुरुआत एक बहुत ही एनर्जेटिक और लिटरली शॉकिंग फैक्ट से करते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है शुरुआत ही ऐसी होनी चाहिए जो सीधा अटेंशन ग्रैब कर ले। एग्जैक्टली। तो इमेजिन करिए, जब भी किसी इंसान का हाथ गलती से किसी बहुत गर्म चाय के कप को या किसी मोमबत्ती की लौ को छू लेता है, तो उस मोमेंट में असल में होता क्या है? हाँ, वो तो हम सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही है। राइट। हमारी स्किन को उस भयंकर हीट का एहसास होता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि दर्द या जलन का पूरा एहसास होने से पहले ही वो हाथ झटके से पीछे हट चुका होता है। बिल्कुल, 1 सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में। हाँ, मतलब हमारा ब्रेन उस पेन सिग्नल को पूरी तरह प्रोसेस करे उससे पहले ही बॉडी खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। ये जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना, ये दुनिया के किसी भी एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा फास्ट है। सही कहा आपने। और हम डेली बेसिस पर हर पल इस सिस्टम का यूज करते हैं, चाहे पलक झपकाना हो, किसी आवाज को सुनकर मुड़ना हो, या कोई बहुत ही डेलिकेट काम करना हो। हाँ, हम अक्सर इस पे ध्यान नहीं देते ना। एग्जैक्टली, हम इसे ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है। ये बॉडी के अंदर मौजूद एक अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, या कह लें कि एक बहुत ही एडवांस्ड टेलीकॉम नेटवर्क है जो 24/7 काम कर रहा है। और आज का हमारा मेन मिशन यही है। आज हम इसी ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, उनमें कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी डायग्राम्स और नोट्स हैं, और उन्हीं का यूज करके हम इस पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को ब्रेक डाउन करेंगे। राइट। हम समझेंगे कि ये साइलेंट लेकिन पावरफुल नेटवर्क आखिर ऑपरेट कैसे करता है। मतलब हमारी बॉडी खुद से इतनी फास्ट बात कैसे कर लेती है, इसमें साइंस का क्या जादू है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक बहुत बड़े स्मार्ट सिटी के कम्युनिकेशन ग्रिड की तरह इमेजिन करें, तो समझना बहुत इजी हो जाएगा। राइट। ओहो, स्मार्ट सिटी वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है ना। आज हम देखेंगे कि इस सिटी का मेन सर्वर या हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके वायर्स बॉडी में कहाँ फैले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन वायर्स के अंदर जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसका साइंस क्या है। लिटरली ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये नेचर की मास्टर क्लास इंजीनियरिंग है। वाह। तो सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, ये पूरा सिस्टम अपना काम स्टार्ट कहाँ से करता है? डायग्राम्स को अगर आप देखें तो ये बहुत क्लियरली विजिबल है कि इस पूरे सिस्टम को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हाँ, एक पार्ट तो बिल्कुल किसी सिक्योर हेडक्वार्टर जैसा लग रहा है, और दूसरा पार्ट पूरी बॉडी में बिछे हुए किसी केबल नेटवर्क की तरह। एग्जैक्टली। किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की तरह बॉडी को भी एक डिसीजन मेकिंग हेडक्वार्टर चाहिए। नर्वस सिस्टम के इस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को हम CNS कहते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ये बॉडी का अल्टीमेट बॉस है, राइट? बिल्कुल बॉस। ये वो मेन कंट्रोल रूम है जहां सारा डेटा आता है और जहां से सारे कमांड्स इशू होते हैं। इसमें 2 सबसे क्रिटिकल ऑर्गन्स शामिल हैं, हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं, जैसे बाहर का टेम्परेचर कैसा है या सामने से कौन आ रहा है, ये सब इसी CNS में प्रोसेस होता है। हाँ, ब्रेन का काम है सोचना, मेमोरी स्टोर करना और नए डिसीजंस लेना, और स्पाइनल कॉर्ड वो उस चौड़े मेन हाईवे की तरह काम करती है जो इन सारे सिग्नल्स को बॉडी के बाकी पार्ट्स तक सेफली पहुंचाती है। और ये दोनों ऑर्गन्स हमारी स्कल और रीढ़ की हड्डी के अंदर
बिल्कुल किसी सेफ वॉल्ट की तरह प्रोटेक्टेड रहते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन सिर्फ एक शानदार हेडक्वार्टर होने से तो काम नहीं चलेगा ना। हाँ, कमांड्स को डिलीवर भी तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर कंट्रोल रूम ने कोई कमांड दिया है तो उसे बॉडी के हर एक कोने तक, हर मसल तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर एंट्री होती है सेकंड पार्ट की, जिसे पीएनएस कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डायग्राम में तो ये पीएनएस लिटरली किसी साईफाई मूवी के ब्लूप्रिंट जैसा दिख रहा है। हाँ, वो नीले रंग के वायर्स का जो पूरा जाल है। एग्जैक्टली। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर अनगिनत वायर्स पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहे हैं। सोर्सेज के नोट्स बताते हैं कि पीएनएस में वो सारी नर्व्स शामिल हैं जो इस मेन हाईवे से निकलकर अलग-अलग राउट्स पर जाती हैं। और ये नेटवर्क इतना मैसिव है कि ये सिर्फ अपर बॉडी तक लिमिटेड नहीं है। ये स्किन की सबसे आउटर लेयर से लेकर इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचता है। हाथ, पैर, फेस की मसल्स सब इन्हीं वायर्स के थ्रू मेन सर्वर से कनेक्टेड है। डायग्राम को थोड़ा जूम इन करके देखें तो इन नर्व के कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग नाम है, जैसे चेस्ट और लोअर बैक के एरिया में थोरैसिक नर्व्स और लंबार नर्व्स लेबल की गई हैं। हाँ, ये मेनली आपकी चेस्ट और बैक मसल्स को कंट्रोल करती हैं। और हाथों की तरफ जाने वाले रास्ते पर मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व काफी प्रोमिनेंट दिख रही हैं। ये मेडिकल पर्सपेक्टिव से बहुत क्रूशियल हैं। इमेजिन करिए जब कोई गिटार प्ले कर रहा है या सुई में धागा डाल रहा है, तो ये रेडियल और अल्नर नर्व्स ही हैं जो फिंगर्स के माइक्रो मूवमेंट्स को ब्रेन से सिंक करती हैं। वाओ! और पैरों की तरफ देखें तो वहां भी एक पूरा कॉम्प्लेक्स ग्रिड है। सैक्रल नर्व, टिबियल नर्व और सैफिनस नर्व। लोअर बॉडी में एक प्यूडेंडल नर्व भी है और पैरों के बैक साइड में एक बहुत ही थिक केबल जैसी नर्व है, सायाटिक नर्व। हाँ, सायाटिक नर्व तो बॉडी की सबसे लंबी और सबसे थिक नर्व्स में से एक है। ये लोअर बैक से स्टार्ट होकर एकदम पैरों के एंड तक जाती है। तो बेसिकली ये पीएनएस उन सारे डेडिकेटेड वायर्स का एक हैवी नेटवर्क है जो ये मेक श्योर करता है कि पैर के अंगूठे से लेके फिंगर टिप्स तक हर जगह का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन के कंट्रोल रूम से बना रहे। राइट। बाहर का डेटा अंदर लाना और अंदर के कमांड्स बाहर ले जाना, बस यही इनका प्राइमरी फंक्शन है। ये सेटअप तो एकदम लॉजिकल है, हेडक्वार्टर्स और वायर्स का जाल। लेकिन अब एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल आता है, ये जो नर्व है ये अंदर से कैसी दिखती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमारे सोर्सेज में एक नर्व का बहुत ही डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। इसे देखकर लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक थिक फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट केबल को बीच से काट दिया हो। और यहीं पर साइंस का एक बड़ा मैजिक रिवील होता है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि एक नर्व मतलब बस एक सिंगल तार होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रियलिटी बहुत डिफरेंट है। एक नर्व लिटरली कई सारे न्यूरॉन्स का एक मैसिव और टाइटली पैक्ड बंडल होती है। न्यूरॉन्स? हाँ, न्यूरॉन्स बॉडी के वो सबसे बेसिक और छोटे सेल्स हैं जो एक्चुअल में सिग्नल्स कैरी करते हैं। जब इन हजारों न्यूरॉन्स को एक साथ बंडल करके एक थिक केबल बना दिया जाता है, तब हम उसे नर्व कहते हैं। ओहो, डायग्राम देखकर ये स्ट्रक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ये लिटरली किसी हाई एंड फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह डिजाइन है जिसमें प्रोटेक्शन के लिए मल्टीपल लेयर्स हैं। बिल्कुल। नोट्स में सबसे आउटर थिक जैकेट को एपिन्यूरियम कहा गया है। राइट। एपिन्यूरियम वो आउटर लेयर है जो इस पूरी केबल को डैमेज, फ्रिक्शन या प्रेशर से प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव करती है, तो ये प्रोटेक्शन मस्ट है। और इस आउटर जैकेट के अंदर झांकें तो केबल के अंदर कई छोटे छोटे बंडल्स दिख रहे हैं और उन बंडल्स को रैप करने वाली लेयर को पेरिन्यूरियम लिखा गया है। और प्रोटेक्शन का लेवल यहीं स्टॉप नहीं होता। उन छोटे बंडल्स के अंदर जो एक एक सिंगल वायर है, यानी एक एक न्यूरॉन, उसकी भी अपनी एक इंडिविजुअल कोटिंग होती है जिसे एंडोन्यूरियम कहते हैं। क्रेजी 3 लेयर्स ऑफ एक्सट्रीम प्रोटेक्शन। सबसे बाहर एपिन्यूरियम, फिर पेरिन्यूरियम और फाइनली एंडोन्यूरियम। और इसी एंडोन्यूरियम के अंदर वो मेन कंपोनेंट सेफ रहते हैं, मायलिन और एक्सॉन, जिन्हें हम आगे डिकोड करेंगे। नेचर ने ये केबल मैनेजमेंट ऐसा बनाया है कि हेवी स्ट्रेचिंग के बाद भी ये डेलिकेट न्यूरॉन्स ब्रेक ना हो। और सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, इनका फंक्शनिंग स्टाइल भी एकदम सिस्टमैटिक है। नर्व्स को उनके फंक्शंस के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसे हम एक बहुत ही बिजी हाईवे सिस्टम की तरह विजुलाइज कर सकते हैं, जहां ट्रैफिक बिना क्रैश हुए बहुत स्पीड में मूव करता है। हाईवे वाली एनालॉजी परफेक्ट है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइप है सेंसरी नर्व। अगर हाईवे के टर्म्स में बात करें तो ये वो वन वे रोड्स हैं जहां ट्रैफिक सिर्फ बाहर से अंदर की तरफ, यानी बॉडी पार्ट से सीएनएस की तरफ जाता है। एग्जैक्टली। सेंसरी नर्व्स का सिंगल जॉब है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का डेटा कलेक्ट करना,
जैसे कुछ गर्म है, ठंडा है, पेन हो रहा है या कोई लाइट है, ये सब वो पीएनएस से सीएनएस तक सेंड करते हैं। नोट्स में इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑप्टिक नर्व। हमारी आंखों की ये नर्व बाहर के विजुअल्स कैप्चर करके बिना डिले किए सीधे ब्रेन को भेजती है, जिससे हम इमेजेस देख पाते हैं। राइट। और फिर आती है सेकंड कैटेगरी, मोटर नर्व। ये रिवर्स डायरेक्शन वाली रोड है। बिल्कुल। अगर सेंसरी नर्व इनकमिंग ट्रैफिक है तो मोटर नर्व वो वन वे रोड है जहां से आउटगोइंग ट्रैफिक जाता है। मतलब ब्रेन से कमांड्स निकलकर वापस बॉडी तक जाते हैं। ओके। सीएनएस से कमांड जनरेट होता है और मोटर नर्व्स उसे मसल्स या ग्लैंड्स तक डिलीवर करती हैं। अगर ब्रेन ने डिसाइड किया कि सामने रखा फोन उठाना है, तो वो सिग्नल मोटर नर्व के थ्रू हाथ के मसल्स तक जाएगा और हाथ मूव करेगा। इसका एक बहुत सटल एग्जाम्पल सोर्सेज में है। हमारी आईबॉल की मसल्स को कंट्रोल करने वाली नर्व्स। हम बिना सिर हिलाए आंखों को जो दाएं बाएं मूव करते हैं, वो इन्हीं मोटर नर्व्स के प्रिसिजन का रिजल्ट है। बिल्कुल सही। और इन दोनों के बाद थर्ड टाइप आता है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व नाम से ही लग रहा है कि ये टू वे स्ट्रीट है। एग्जैक्टली। एक ही थिक केबल के अंदर सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों डायरेक्शन का ट्रैफिक बहुत स्मूथली हैंडल करते हैं। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है बॉडी में? बहुत जगह, जैसे हमारी टंग यानी जीभ तक जाने वाली नर्व्स। जीभ को टेस्ट भी फील करना है, जिसके लिए सेंसरी फाइबर्स चाहिए। और बोलते या खाते टाइम जीभ को फास्ट मूव भी करना है, जिसके लिए मोटर फाइबर्स चाहिए। ओहो, मतलब एक ही टाइम पर फील भी करना है और मूव भी करना है। हाँ, तो इस मल्टीटास्किंग के लिए मिक्स नर्व का यूज होता है। माइंड ब्लोइंग डिजाइन है यार। सेंसरी नर्व्स डेटा अंदर ला रही हैं, मोटर नर्व्स एक्शन बाहर ले जा रही है और मिक्स्ड नर्व्स दोनों काम कर रही हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट होता है। वो क्या? वायर्स का नेटवर्क तो समझ आ गया, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। इन वायर्स के अंदर ये डेटा ट्रैवल कैसे करता है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सिग्नल कैसे जंप करता है? अब हम एक्चुअल साइंस के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं। अब तक हम आउटर स्ट्रक्चर देख रहे थे, अब हमें एक सिंगल न्यूरॉन पर फोकस करना होगा। नोट्स में एक टिपिकल न्यूरॉन का डायग्राम है और इसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स लेबल्ड हैं। सबसे ऊपर एक फूला हुआ पार्ट है, सेल बॉडी। उससे कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। राइट। फिर नीचे एक लंबी टेल है, एक्सॉन। इस एक्सॉन के ऊपर माइलिन की कोटिंग है और एकदम एंड में सेंसरी रिसेप्टर या एक्सॉन टर्मिनल है। दिखने में ये लिटरली किसी एलियन ट्री जैसा लगता है। और ये स्ट्रक्चर इसके फंक्शन के लिए वाइटल है। जो डेंड्राइट्स हैं वो बॉडी के एंटेना हैं। वो सिग्नल्स रिसीव करते हैं, सेल बॉडी उसे प्रोसेस करती है और फिर वो लंबा एक्सॉन उस सिग्नल को एक इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में आगे शूट करता है। और वो माइलिन की लेयर? वो इंसुलेशन है। जैसे वायर्स के ऊपर प्लास्टिक होता है, वैसे ही माइलिन इंश्योर करता है कि वो इलेक्ट्रिकल पल्स रास्ते में लीक ना हो और उसकी स्पीड मैक्सिमम रहे। ये तो किसी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा लग रहा है, लेकिन डायग्राम्स को क्लोजली स्टडी करने पर एक ऐसा फैक्ट मिलता है जो पूरा गेम ही पलट देता है। एग्जैक्टली। हम सोच रहे थे कि ये कंटिन्यूअस वायर है, लेकिन ये दो न्यूरॉन्स कभी भी फिजिकली टच ही नहीं करते। उनके बीच का कनेक्शन कटा हुआ होता है। नर्वस सिस्टम की ये सबसे क्रेजी रियलिटी है। एक न्यूरॉन का एंड और दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग आपस में जुड़े नहीं होते। उनके बीच एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जिसे हम सिनैप्स कहते हैं। तो अगर वहां गैप है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जंप कैसे करता है? क्या अंदर कोई वाईफाई चल रहा है? हाँ, वाईफाई नहीं, बल्कि यहाँ एक ड्रामेटिक एक्शन सीन प्ले होता है। कैसे? जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या नर्व इम्पल्स पहले न्यूरॉन के एकदम एंड तक पहुंचता है, जिसे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, तो सिग्नल सीधे उस गैप को क्रॉस नहीं कर सकता। डायग्राम में साइनैप्स का क्लोजअप व्यू बहुत ही फैसिनेटिंग है। उस एंडिंग पार्ट के अंदर छोटे छोटे वाटर बबल्स जैसी स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें सिनेप्टिक वेसिकल्स कहा गया है। और उन बबल्स के अंदर बहुत ही पावरफुल केमिकल्स भरे होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहां हिट करता है, वो बबल्स बर्स्ट हो जाते हैं। ओहो। हाँ, और वो केमिकल्स उस गैप में, जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, उसमें रिलीज हो जाते हैं। मतलब जो मैसेज अभी तक एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, वो सडनली एक केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल। और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स उस माइक्रोस्कोपिक गैप को स्विम करके पार करते हैं। लेकिन दूसरे साइड पे क्या होता है? दूसरे साइड पर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन रेडी वेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी वॉल प्लेन नहीं होती। उस पर स्पेशल गेट्स या रिसेप्टर्स लगे होते हैं, लेकिन गेटेड चैनल्स। राइट।
और हर न्यूरोट्रांसमीटर अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए एक की यानी चाबी का काम करता है। कोई भी केमिकल किसी भी गेट को नहीं खोल सकता। तो जैसे ये केमिकल्स अपने सही रिसेप्टर से जाकर अटैच होते हैं, वो गेट खुल जाता है। एग्जैक्टली। और गेट खुलते ही दूसरे न्यूरॉन के अंदर आयंस का फ्लो स्टार्ट होता है और सडनली एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाता है। और वो नया सिग्नल आगे बढ़ जाता है। ये पूरा लूप एक बहुत ही फास्ट रिले रेस जैसा है, जहां बैटन पास हो रहा है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल, और ये सब कुछ मिलीसेकंड्स में होता है। और सबसे कमाल की बात, सिग्नल पास होते ही वो गैप वापस क्लीन हो जाता है ताकि नेक्स्ट सिग्नल आ सके। सोर्सेज में इस केमिकल ट्रांसमिशन का एक बहुत ही मैसिव एडवांटेज मेंशन है। इससे इंपल्सेस का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहता है, मतलब वन वे फ्लो। सिग्नल कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर सकता। और ये बॉडी के सर्वाइवल के लिए मस्ट है। इमेजिन करिए हाईवे पर गाड़ियां उल्टी दिशा में चलने लगे तो क्या होगा? सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स सिर्फ पहले न्यूरॉन से रिलीज होते हैं और रिसेप्टर्स सिर्फ दूसरे न्यूरॉन पर होते हैं, तो सिग्नल के वापस जाने का कोई चांस ही नहीं है। ये एक फुल प्रूफ वन वे वाल्व है। लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं सोचकर। जब हमने उस गरम चाय वाले कप का एग्जाम्पल लिया था, तो उस एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में स्किन के रिसेप्टर्स ने सिग्नल जनरेट किया। वो सेंसरी नर्व्स से होता हुआ लाखों सिनेप्स को क्रॉस करता हुआ ब्रेन तक पहुंचा और मोटर नर्व्स ने वापस कमांड भेजा और हाथ पीछे हट गया। और ये सब हमारी पलक झपकने से भी तेज हुआ। यही ह्यूमन नर्वस सिस्टम का अल्टीमेट मैजिक है। तो आज की इस डीप डाइव को अगर समराइज करें तो हमारा नर्वस सिस्टम लिटरली मास्टरपीस है। सीएनएस का वो सेंट्रलाइज्ड हेडक्वार्टर, पीएनएस का वो मैसिव केबल नेटवर्क, सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व्स का हाईवे, और फाइनली सिनेप्स पर होने वाला वो माइंड ब्लोइंग केमिकल जंप। बिल्कुल। और इस पूरी साइंटिफिक जर्नी के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट दिमाग में आता है। वो क्या? इमेजिन करिए हम इंसान जो कुछ भी फील करते हैं, हमारी खुशी, हमारा स्ट्रेस, हमारी मेमोरीज, हमारा पूरा एग्जिस्टेंस, वो सब लिटरली उन्हीं दो न्यूरॉन्स के बीच मौजूद उस न दिखने वाले गैप, उस सिनेप्स पर टिका है। ओ माय गॉड! हाँ, अगर हमारे ब्रेन के उन छोटे से न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी पूरी रियलिटी चेंज हो सकती है। हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। ये थॉट बहुत ही डीप है। मतलब हमारी पूरी रियलिटी, हमारा कॉन्शियसनेस महज कुछ केमिकल्स के जंप करने पर बेस्ड है। एग्जैक्टली। हम सोचते हैं कि हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हम इस माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजी के एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पर सर्वाइव कर रहे हैं। ये नॉलेज लिटरली पर्सपेक्टिव शिफ्टिंग है। दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये थॉट आपको भी उतना ही क्रेजी लगा जितना हमें? ये सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। कमेंट करके अपनी थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आज की ये डीप डाइव आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नॉलेज की ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। एग्जैक्टली। ये तो बस यूनिवर्स और हमारी बॉडी के सीक्रेट्स को समझने की एक नई शुरुआत है। मिलते हैं अगली डीप डाइव में। जय हिंद दोस्तों। हेलो एवरीवन। आज के इस गहरे विश्लेषण को शुरू करने से पहले एक बड़ा ही सिंपल पर पावरफुल सवाल है मेरा आप सबके लिए। हाँ, बताएं, क्या सवाल है? सोचो कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि गलती से किसी गर्म चीज को टच कर लिया हो? जैसे कोई हॉट सरफेस। हाँ, बहुत बार होता है। जैसे किसी गर्म प्रेस को या उबलते हुए पानी के बर्तन को हाथ लग जाना। एग्जैक्टली। और जब ऐसा होता है तो क्या कभी नोटिस किया है कि आपका हाथ वहां से मिली सेकेंड्स में कैसे हट जाता है? बिना कॉन्शियसली सोचे। बिल्कुल, बिना सोचे। मतलब एक सेकंड के 1000वें हिस्से में बॉडी कैसे एक इंस्टेंट डिसीजन लेती है और आपको प्रैक्टिकली जलने से बचा लेती है। ये कोई मैजिक नहीं है दोस्तों। ये हमारी बॉडी के सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर का एक छोटा सा ट्रेलर है। सही कहा, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। तो आज हम कोई बोरिंग बायोलॉजी लेसन नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारा मिशन है इस सुपर कंप्यूटर की एपिक स्टोरी को डिकोड करना, एकदम सिनेमैटिक स्टाइल में। हाँ, हमने रीसेंट मेडिकल आर्टिकल्स और न्यूरोलॉजी नोट्स का एक स्टैक लिया है। हम अपनी बॉडी के कम्युनिकेशन हाईवे यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डीप डाइव करने वाले हैं। यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो ये है कि हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स में? हाँ,
एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में CNS कहते हैं, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। अगर इस पूरे सिस्टम को मैं एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से कंपेयर करूं तो कैसा रहेगा? वो काफी इंटरेस्टिंग एनालॉजी होगी। इमेजिन कीजिए एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जो कभी सोती नहीं है, 24/7 काम करती है। तो इस कंपनी का एक प्रॉपर हेड ऑफिस होगा? सही कहा, एक हेड ऑफिस होगा और बाकी पूरे देश में उसके डिलीवरी एजेंट्स का एक मैसिव नेटवर्क होगा। अगर इसी कॉर्पोरेट एनालॉजी को अप्लाई करें तो CNS हमारी बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यानी अपना हेड ऑफिस। बिल्कुल, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये वो हेड ऑफिस है जहां सारे बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं और डेटा एनालाइज होता है। और PNS? PNS बेसिकली उन सारे डिलीवरी एजेंट्स और कम्युनिकेशन वायर्स का नेटवर्क है जो CNS को बॉडी के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करता है। तो हेड ऑफिस से ग्राउंड लेवल तक ऑर्डर्स पहुंचाने का काम PNS का है? हाँ, और ग्राउंड लेवल की रियल टाइम रिपोर्ट्स हेड ऑफिस तक लाने का काम भी। ये हेड ऑफिस और डिलीवरी नेटवर्क का डिवीजन काफी लॉजिकल लगता है। पर सोर्सेज बताते हैं कि PNS का डिलीवरी नेटवर्क भी बहुत स्मार्टली डिवाइडेड है। बिल्कुल, इस कंपनी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं काम हैंडल करने के लिए, जिसमें पहला डिपार्टमेंट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो कॉन्शियसली हम कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर किसी को अपना हाथ हिलाना है या चलना है या फिर कोई ऑब्जेक्ट पिक करना है टेबल से। पर इसके अंदर भी VIP नेटवर्क्स है ना? हाँ, इस सोमैटिक सिस्टम में 2 तरह की नर्व्स आती हैं। पहली है क्रेनियल नर्व्स, जिनके 12 पेयर्स होते हैं, जो डायरेक्ट ब्रेन से निकलती हैं। एग्जैक्टली, यानी डायरेक्ट CO से कांटेक्ट में रहती हैं। और दूसरी है स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और इनके 31 पेयर्स होते हैं। तो टोटल मिलाकर ये एक बहुत ही सॉलिड नेटवर्क बनता है। पर एक सवाल उठता है यहाँ, इस मैसिव डिलीवरी नेटवर्क में अगर कोई कम्युनिकेशन वायर टूट जाए तो क्या होगा? वो एक प्रैक्टिकल इशू है। अगर PNS की कोई नर्व डैमेज होती है तो वहाँ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको मेडिकल टर्म्स में शायद न्यूरोपैथी कहते हैं। सही पकड़ा। हेड ऑफिस मस्कुलर मूवमेंट के कमांड्स तो भेजता है, पर ग्राउंड लेवल तक वो सिग्नल नहीं पहुंचता। मतलब ब्रेन ठीक है पर ग्राउंड स्टाफ स्ट्राइक पर है। हाँ, और इसका रिजल्ट होता है मसल वीकनेस। लेकिन सोमैटिक के अलावा PNS का एक दूसरा और बहुत क्रूशियल डिपार्टमेंट भी है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बिल्कुल, ये सिस्टम बॉडी के उन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है जो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक फंक्शन करते हैं, जिनके लिए हमें कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता। हाँ, और इस ऑटोनॉमिक सिस्टम की भी 2 मेन ब्रांचेस हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों सिस्टम्स आपस में एक कांस्टेंट रस्साकशी में रहते हैं, बॉडी का इंटरनल बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो मतलब एक ब्रांच इमरजेंसी हैंडल करती है और दूसरी ब्रांच शांति बनाए रखती है। एग्जैक्टली। अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखें तो सिंपैथेटिक सिस्टम बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। जैसे सामने अचानक कोई खतरा आ जाए, जैसे कोई वाइल्ड एनिमल। हाँ, उस वक्त सिंपैथेटिक सिस्टम इंस्टेंटली हार्ट रेट बढ़ा देगा, डाइजेशन रोक देगा, ताकि सारी एनर्जी मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो सके और इंसान भाग सके। सही। और दूसरी तरफ है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है। जब खतरा टल जाता है तब क्या होता है? तब ये सिस्टम बॉडी को वापस शांत करता है, हार्ट रेट नॉर्मल करता है और डाइजेशन को वापस ऑन कर देता है। ये तो काफी क्लियर हो गया। हेड ऑफिस और डिलीवरी नेटवर्क का बेसिक सेटअप समझ आ गया। अब चलते हैं कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर के पास। द बॉस। हाँ, हमारा ब्रेन। ये किसी CEO की तरह स्कल के अंदर सेफ बैठा है और ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। और इस ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है उसको सेरेब्रम कहते हैं। ये तो उस बोर्डरूम टेबल की तरह लग रहा है जहां लेफ्ट और राइट डायरेक्टर्स फास्ट स्पीड में अपना डेटा शेयर करते हैं। वही समझ लीजिए। बाय द वे, यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया ऐड करना चाहूंगी एनाटॉमी नोट्स से। बताइए। सेरेब्रम को साइंस की भाषा में एंड ब्रेन या टेलेंसिफेलॉन भी कहा जाता है। टेलेंसिफेलॉन साउंड्स लाइक अ साइ-फाई गैजेट। हाँ। इसकी आउटर लेयर ग्रे मैटर से बनी होती है, जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जहां एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग होती है, राइट? बिल्कुल। और इसके अंदर के हिडन रीजन्स में वाइट मैटर होता है, जो इंटरनल केबलिंग का काम करता है। और ये सेरेब्रम बेसिकली सोमैटोसेंसरी और कॉग्निटिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हाँ, और वॉलेंट्री मूवमेंट्स को भी। यहाँ थोड़ा मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ। ये सोमैटोसेंसरी वर्ड काफी टेक्निकल लग रहा है। इसे सिंपल टर्म्स में सेंसरी नेटवर्क कह सकते हैं, जो बॉडी को टच, टेम्परेचर और पेन फील करवाता है।
तो जो हम मेमोरीज स्टोर करते हैं, लॉजिक लगाते हैं या हमारे इमोशंस, ये सब यही सेरिब्रम कंट्रोल करता है। हमारा सोचना, समझना, हंसना, रोना सब इसी की वायरिंग का कमाल है। अब इस आलीशान सीरिब्रम के ठीक नीचे लोअर बैक ऑफ द स्कल में एक और बॉस बैठा है, जिसे सेरिबेलम कहते हैं। जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है लिटिल ब्रेन। लोग सोचते हैं बैलेंस मेंटेन करना तो सिर्फ लेग्स का काम है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। असली ट्विस्ट ये है कि स्टडीज हमें बताती हैं सेरिबेलम का रोल सिर्फ फिजिकल मूवमेंट तक लिमिटेड नहीं है। तो और क्या करता है लिटिल ब्रेन? ये कॉग्निटिव फंक्शंस में बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेसिफिकली लैंग्वेज और अटेंशन में। ओह वाओ। इसका रिलेटेबल एग्जाम्पल है, क्या कभी नोटिस किया है कि जब लोग किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर सोचते हैं या फोन पर सीरियस बात करते हैं तो वो अक्सर आगे पीछे चलने लगते हैं, पेसिंग करते हुए। एग्जैक्टली ये इसलिए होता है क्योंकि फिजिकल मूवमेंट और डीप थिंकिंग आपस में लिंक्ड हैं। सेरिब्रम मूवमेंट को फाइन ट्यून करते वक्त थॉट्स को ब्रिज कर रहा होता है। ये वाकई में अमेजिंग इंसाइट है। अब आते हैं एक और क्रूशल पार्ट पर, द ऑटो पायलट ऑफ द बॉडी, ब्रेन स्टेम, और इसमें स्पेसिफिकली मेडुला ऑब्लंगाटा। इस नाम में भी हिस्ट्री है। लैटिन में मेडिस का मतलब मिडल होता है और ऑब्लोंगाटा मींस लॉन्ग। ये लोएस्ट रीजन में एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है, पर इसकी अहमियत क्या है? अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये ब्रीदिंग और हार्ट बीट जैसे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन ये सिर्फ एक माइंडलेस स्विच नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। मेडुला के अंदर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो बेसिकली स्पेशलाइज्ड केमिकल सेंसर्स हैं, जो लगातार ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर करते हैं। हाँ, जैसे ही ब्लड में CO2 बढ़ता है, मेडुला इंस्टेंटली डायफ्राम और चेस्ट मसल्स को सिग्नल भेजता है कि ब्रीदिंग रेट बढ़ा दो ताकि CO2 बाहर निकल सके। ये सब इतनी ऑटोमेटिकली होता है कि CO को पता भी नहीं चलता। और ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करने का क्रिटिकल ब्रिज भी है। ये केमिकल मॉनिटरिंग तो सच में नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। सोचो, अगर हार्ट बीट और डाइजेशन हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते तो हम तो चैन से सो ही नहीं पाते। एक रात सोते और गेम ओवर। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट इनवॉलंटरी एक्शन कौन सा है, ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग या डाइजेशन। बॉडी लगातार बिना एफर्ट के टेराबाइट्स का डेटा प्रोसेस कर रही है। ओके, यहाँ पर चीजें रियली इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ध्यान से सुनना सभी। अब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब तक देखा कि ब्रेन सारी ऑर्डर्स देता है, पर अचानक इमरजेंसी आए तो क्या होता है? कैसी इमरजेंसी? वही इंट्रो वाला सवाल। गरम बर्तन पर हाथ लग गया तो क्या बॉडी सिग्नल ब्रेन तक जाने का और वापस आने का वेट करेगी? अगर वेट किया तब तो टिश्यू पूरी तरह जल जाएगा। तो इस इमरजेंसी में ऑटो पायलट मोड कैसे ऑन होता है? यहाँ स्पाइनल कॉर्ड अपनी सुपर पावर्स दिखाती है एज द अल्टीमेट कम्युनिकेशन हाईवे, जो मेडुला से निकलकर बैकबोन के थ्रू नीचे जाती है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? अगर स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखे तो सेंटर में ग्रे मैटर एक बटरफ्लाई के शेप का दिखता है। बटरफ्लाई शेप, ये तो ब्रेन से ऑपोजिट है, क्योंकि ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है। एग्जैक्टली और इस ग्रे मैटर के सेंटर में एक कनाल होती है जो CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है। और व्हाइट मैटर जिसमें माइलिन होता है, वो इंसुलेशन का काम करता है, जिससे हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिना लीक हुए ट्रैवल कर सकें। चलिए इन स्पाइनल नर्व्स के सेगमेंट्स को फास्ट पेस्ड बुलेट स्टाइल में मैप करते हैं। सबसे ऊपर नेक में 8 सर्विकल नर्व्स, चेस्ट एरिया में 12 thoracic नर्व्स, लोअर बैक में 5 लंबा नर्व्स, पेल्विक रीजन में 5 सैक्रल नर्व्स और टेलबोन एरिया में 1 कॉक्सीजियल नर्व। टोटल 31 पेयर्स, जो बॉडी को फ्लॉलेस कम्युनिकेशन सपोर्ट देते हैं। अब आते हैं बिग क्लाइमैक्स पर, रिफ्लेक्स एक्शन। जब गर्म बर्तन पर हाथ लगता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली करता क्या है? कॉर्ड का ग्रे मैटर समझ जाता है कि डेंजर बड़ा है और टाइम कम है, तो वो ब्रेन को बाईपास कर देता है। कंप्लीटली बाईपास कर देता है। वो सिग्नल को इंस्टेंटली एक मोटर न्यूरॉन में पास करके मसल्स को ऑर्डर देता है पुल अवे, और हाथ झटके से पीछे हट जाता है। इसे ही रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। पर एक ट्विस्ट है। क्या? अगर स्पाइनल कॉर्ड ने खुद डिसीजन ले लिया तो ब्रेन को दर्द क्यों फील होता है बाद में? क्योंकि रिफ्लेक्स परफॉर्म होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड एक नोटिफिकेशन सिग्नल ब्रेन को भेजता है। मतलब एक्शन पहले हो गया, हाथ हट गया और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बाद ब्रेन को डेटा मिला। हाँ, तब जाके सेरिब्रम उस डेटा को प्रोसेस करता है और इंसान को पेन फील होता है। वाओ, सेफ्टी पहले, दर्द का एहसास बाद में। ये इवोल्यूशन का अल्टीमेट ऑटोमेटिक सर्वाइवल मोड है। तो
इस सब का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग काफी गहरा है। सेरेब्रम के कॉम्प्लेक्स थॉट से लेकर स्पाइनल कॉर्ड के लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस तक हमारी बॉडी की इंजीनियरिंग किसी साईफाई मूवी से कम नहीं है। एक एक नर्व, एक एक फ्लूइड प्रिसाइज तरीके से अपना काम कर रहा है ताकि हम इस दुनिया से सेफली इंटरैक्ट कर सकें। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है। क्या हमारा सिस्टम इतनी फ्लॉलेसली 24/7 बिना रुके काम करता है सिर्फ हमें अलाइव रखने के लिए, हम इस अमेजिंग मशीन का कितना ख्याल रखते हैं? बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल है ये। हमने हार्डवेयर समझ लिया, अब इसकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके माइंड में एक भी स्पार्क जगाया है तो इस नॉलेज को अपने तक लिमिट मत रखिए। बायोलॉजी बोरिंग नहीं है अगर उसे ऐसे समझा जाए। सही कहा। लाइक बटन को स्मैश करें, अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स के साथ इस गहरे विश्लेषण को शेयर करें और इस डीप डाइव जर्नी को सपोर्ट करने के लिए हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी ही माइंड बेंडिंग स्टोरीज हम यहाँ डिकोड करते रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आज की इस गहन चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल सवाल से करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका हाथ किसी बहुत ही गर्म तवे पर या प्रेस पर गलती से लग गया हो और इससे पहले कि आपका दिमाग ये प्रोसेस कर पाए कि अरे ये तो गर्म है, आपका हाथ एक झटके से पीछे हट जाता है? ये तो सबके साथ होता है और पलक झपकने वाला उदाहरण भी तो है। कोई चीज अगर तेजी से आंखों की तरफ आए तो पलकें बस महज 1 मिलीसेकंड में अपने आप बंद हो जाती हैं। एग्जैक्टली। और ऐसे मोमेंट्स में ना इंसान खुद हैरान रह जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे शरीर ने ना दिमाग से पूरा का पूरा कंट्रोल ही छीन लिया हो, सडनली कोई और डिसीजन ले रहा है। तो आज हम इसी सस्पेंस को खत्म करने वाले हैं। आज के हमारे सोर्सेज बायोलॉजी और नर्वस सिस्टम के कुछ बहुत ही शानदार रिसर्च नोट्स हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि इमरजेंसी में हमारे बॉडी का ये जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सिस्टम है ये काम कैसे करता है और कैसे ये कभी-कभी हमारे ब्रेन को ही बाईपास कर देता है। बिल्कुल, और ये टॉपिक सच में बहुत डीप और फैसिनेटिंग है क्योंकि जब हम इन सडन फिजिकल रिएक्शंस को देखते ना, जिन्हें साइंस में रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, तो ये सिर्फ एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही तगड़ा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मतलब आप कह रही हैं कि ये जान बचाने का एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है? एकदम सही। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने अभी अभी सीखी है। हमारी बॉडी ने हजारों लाखों सालों में ये इंटरनलाइज कर लिया है कि जब बात एक्सट्रीम हीट या खतरे की हो तो सोचने का टाइम नहीं होता, वहां सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन उसी एवोल्यूशन का रिजल्ट है। क्या बात है। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये हमारी बॉडी का अपना एक ऑटो पायलट मोड है जो बिना हमारी परमिशन के बस ट्रिगर होता है और हमें बचा लेता है। लेकिन एक चीज मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है, हमारी बॉडी को आखिर पता कैसे चलता है कि बॉस अभी सोचना नहीं है, अभी बस एक्शन लेना है? तो इसके लिए हमें बॉडी के अंदर के मैकेनिज्म को विजुअलाइज करना होगा। रिसर्च डेटा हमें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देता है। इस पूरे प्रोसेस को बायोलॉजी में रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। आप इसे नर्वस सिस्टम का एक सुपर हाईवे मान सकते हैं। सुपर हाईवे? ओके, तो चलिए उसी क्लासिक एग्जाम्पल से इस जर्नी को ब्रेक डाउन करते हैं। मान लीजिए हाथ गर्म बर्तन पे लगा, अब उस 1 मिलीसेकंड में बॉडी के अंदर क्या क्या हुआ? ठीक है, इमेजिन कीजिए, जब हाथ उस गर्म बर्तन को छूता है तो वो एक्सट्रीम हीट एक स्टिम्युलस का काम करती है। स्टिम्युलस मतलब एनवायरनमेंट का कोई भी ऐसा चेंज जो हमारी बॉडी को रिएक्ट करने पर मजबूर करे। अब हमारी स्किन में कुछ खास सेंसर्स होते हैं जिन्हें शायद रिसेप्टर्स कहते हैं। हाँ, रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स तुरंत उस हीट को डिटेक्ट करते हैं और उसे एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस कोडेड सिग्नल को हम इम्पल्स कहते हैं। ओके, तो स्किन ने फिजिकल हीट को एक इलेक्ट्रिकल डेटा में बदल दिया ताकि नर्वस सिस्टम उसे रीड कर सके। सही है ना? बिल्कुल सही। और अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन नाम की वायर्स के थ्रू बहुत ही क्रेजी स्पीड से आगे भागता है। ये स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सिग्नल सीधा हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी की तरफ जाता है। और फिर वहां से ब्रेन की तरफ? नहीं, और यही असली ट्विस्ट है। ये पूरा का पूरा न्यूरल पाथवे ब्रेन तक जाता ही नहीं है। वेट, क्या दिमाग तक जाता ही नहीं है? तो फिर डिसीजन कौन ले रहा है? यही तो नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा सीक्रेट है। टाइम बचाने के लिए वो सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही एक सिनेप्स बनाते हैं और वहीं से एक रिले न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल को मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफर कर देते हैं।
ब्रेन को सिग्नल भेजने और वहां से ऑर्डर आने का वेट करने के बजाय स्पाइनल कॉर्ड खुद ही तुरंत एक्शन का ऑर्डर दे देती है। ओ माय गॉड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड एक डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर की तरह काम कर रहा है। एग्जैक्टली वो मोटर न्यूरॉन एक डिलीवरी बॉय की तरह वो ऑर्डर लेकर वापस हाथ की मसल, जिसे हम इफेक्टर कहते हैं, वहां तक पहुंचता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और हाथ पीछे खिंच जाता है। ब्रेन को तो इस इवेंट का पता रिएक्शन पूरा होने के बाद चलता है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब ऐसा है कि बिल्डिंग में आग लगी और लोकल मैनेजर ने मेन बॉस को फोन करने के बजाय खुद ही फायर अलार्म बजा दिया। लेकिन एक सेकंड, अगर ब्रेन इस पूरे लूप में था ही नहीं तो हमें दर्द कैसे महसूस होता है? पेन फील करना तो ब्रेन का काम है ना। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर नर्वस सिस्टम की मल्टीटास्किंग काम आती है। होता यह है कि जब स्पाइनल कॉर्ड हाथ को पीछे हटने का ऑर्डर दे रही होती है, ठीक उसी स्प्लिट सेकंड में वो सिग्नल की एक कॉपी ब्रेन की तरफ भी ऊपर भेज देती है। अच्छा, मतलब हाथ पहले हट चुका है और ब्रेन को वो कॉपी थोड़ा लेट मिलती है। हाँ, वो कुछ मिली सेकेंड का जो डिले होता है ना, उसी वजह से हाथ हटने के एक मोमेंट बाद हमें जलन और दर्द का एहसास होता है। बॉडी हमें पहले बचाती है और फिर ब्रेन कहता है कि भाई वो बहुत गर्म था, आगे से ध्यान रखना। ये डिलेड पेन हमें फ्यूचर के लिए अवेयर करता है। यार ये हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट है। मतलब सच में सल्यूट है इस इंजीनियरिंग को। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इन भारी भरकम साइंटिफिक वर्ड्स को सिंपल कर देते हैं ताकि हमारे दोस्तों को सब एकदम क्लियर रहे। श्योर। तो इस पूरे प्रोसेस में 5 मेन वर्ड्स हैं। पहला है स्टिम्युलस, यानी बाहर का कोई भी ट्रिगर, जैसे आग या आवाज। दूसरा है रिसेप्टर, यानी हमारी स्किन या आंखें जो उस ट्रिगर को फील करती हैं। बिल्कुल। तीसरा है इम्पल्स, वो फास्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो नसों में दौड़ता है। चौथा है इफेक्टर। इफेक्टर यानी वो मसल जो फाइनल एक्शन लेती है, जैसे हाथ की मांसपेशी। परफेक्ट। और पांचवा है रिस्पॉन्स, यानी वो फाइनल एक्शन, जैसे हाथ का पीछे हटना। बस ये 5 चीजें मिलकर पूरा रिफ्लेक्स एक्शन बनाती है। बहुत ही बढ़िया। अब चलिए इस टॉपिक के एक और बहुत ही डीप एंगल पर चलते हैं। अभी तक हमने बात की कि ये जो रिफ्लेक्स हैं ये जन्म से हमारे अंदर होते हैं, इनबॉर्न होते हैं। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मेंशन है कि सारे रिफ्लेक्स एक जैसे नहीं होते। हाँ, साइंस इनको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करती है। पहले होते हैं नेचुरल या इनबॉर्न रिफ्लेक्स, जिनके बारे में हमने अभी बात की, और दूसरे होते हैं कंडीशन्ड या अक्वायर्ड रिफ्लेक्स। नेचुरल वाले तो नाम से ही समझ आ रहे हैं कि ये हमें बाय डिफॉल्ट मिले हैं, जैसे खांसना, छींकना या टेस्टी खाना देखकर मुंह में पानी आना। हाँ, ये हमारे डीएनए में हार्ड कोडेड है, इनके लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है कंडीशन रिफ्लेक्स, वो सच में न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही फैसिनेटिंग एरिया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। ये अक्वायर्ड रिफ्लेक्स क्या होते हैं? कंडीशन रिफ्लेक्स वो रिएक्शंस हैं जो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। मतलब बॉडी सिर्फ जन्मजात सेटिंग्स पर नहीं बैठी है, वो हमारे एक्सपीरियंसेस से नए रिफ्लेक्स क्रिएट कर सकती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। शुरुआत में हम कोई चीज़ बहुत सोच समझ कर करते हैं, लेकिन बार बार करने पर बॉडी उसे एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बना देती है। क्या बात कर रही है? मतलब हम नए रिफ्लेक्स इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी बॉडी में? कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका? बिल्कुल। आपने इवान पावलोव के उस फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो सुना होगा, जहां कुत्तों को घंटी बजने पर लार टपकाना सिखाया गया था। हाँ, बेल बजती थी तो उन्हें लगता था खाना आने वाला है। एग्जैक्टली। अब इसे ह्यूमंस पर अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए आप रोज एक पर्टिकुलर टिफिन बॉक्स के खुलने की आवाज सुनते हैं और फिर खाना खाते हैं। कुछ टाइम बाद सिर्फ उस टिफिन के खुलने की आवाज से ही आपके मुंह में लार आने लगेगी। वो आवाज पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, लेकिन अब वो खाने की खुशी के साथ कंडीशन हो गई है। वाओ, मतलब दिमाग ने एक नई वायरिंग कर ली है। लेकिन ये तो एक बहुत ही सिंपल और पॉजिटिव हैबिट हुई। मैंने नोट्स में पढ़ा था कि कुछ बहुत ही सीरियस और डरावने एक्सपीरियंसेस भी रिफ्लेक्स बन सकते हैं। हाँ, और ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। मान लीजिए कोई इंसान रोज नॉर्मली कार चलाता है, उसके लिए कार कोई डरने वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली उसका कोई बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो ट्रॉमा उस कार के साथ जुड़ जाता है। ओह, तो अब कार एक ट्रिगर बन गई है। बिल्कुल। अगली बार वो सिर्फ कार को देखेगा या उसमें बैठेगा तो बिना किसी एक्सीडेंट के ही उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, पसीना आने लगेगा और बॉडी तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चली जाएगी। नर्वस सिस्टम ने उस एक बुरे एक्सपीरियंस से बहुत तेजी से एक नया कंडीशन रिफ्लेक्स सीख लिया है, ताकि वो उसे फ्यूचर में बचा सके। ये तो सच में गूज़बम्प्स देने वाली बात है। इसका मतलब हमारे जो ट्रॉमा होते हैं या जो गहरे दर्द होते हैं, वो सिर्फ हमारी यादों में नहीं रहते,
वो लिटरली हमारे बायोलॉजिकल सर्किट में प्रिंट हो जाते हैं। हैं जैसे ड्राइविंग या साइकिल चलाना। हाँ, जब पहली बार साइकिल सीखते हैं तो पूरा फोकस पैडल पर, बैलेंस पर और ब्रेक पर होता है। ऐसा लगता है दिमाग 100% कैपेसिटी पर चल रहा है। होता ही है। शुरुआत में ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिव रहता है, लेकिन ब्रेन को एनर्जी बचानी होती है। तो जब आप वो काम बार बार करते हैं तो ब्रेन उस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को एक ऑटोमेटिक पैकेज में कन्वर्ट कर देता है और स्पाइनल कॉर्ड या मोटर कॉर्टेक्स को सौंप देता है। तो इसीलिए जो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स होते हैं वो फोन पर बात करते हुए या कुछ और सोचते हुए भी मीलों तक गाड़ी चला लेते हैं और उन्हें रास्ते का याद भी नहीं रहता। एग्जैक्टली क्योंकि उनकी बॉडी ड्राइविंग के कंडीशन रिफ्लेक्स पर चल रही होती है। कॉन्शियस ब्रेन फ्री हो जाता है कुछ और सोचने के लिए। यार, इस पूरी चर्चा ने ना बॉडी को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। हम सोचते हैं कि हम फुल कंट्रोल में हैं, लेकिन हमारा ये साइलेंट मैनेजर, हमारा नर्वस सिस्टम बैकग्राउंड में कितना कुछ हैंडल कर रहा है। एक तरफ वो पुराना इनबॉर्न सर्वाइवल सिस्टम है और दूसरी तरफ ये फ्लेक्सिबल सिस्टम जो हर दिन हमारे माहौल से सीखकर खुद को रिवायर कर रहा है। और यही ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ब्यूटी है। हमारी हर एक अनैच्छिक हरकत, हर एक रिफ्लेक्स हमारे इवोल्यूशन और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस का एक परमानेंट रिकॉर्ड है। सच में बहुत ही अमेजिंग डीप डाइव रही है। लेकिन दोस्तों, इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अभी हमने देखा कि कैसे ड्राइविंग जैसी कॉम्प्लेक्स चीज भी एक हैबिट या रिफ्लेक्स बन जाती है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, क्या हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे जो डर हैं, हमारे जो बायसेस या पूर्वाग्रह हैं, या किसी पर्टिकुलर इंसान या कम्युनिटी को देखकर जो एकदम से जजमेंट आता है, क्या वो भी बस एक कंडीशन रिफ्लेक्स ही है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिन्हें हम अपनी इंडिपेंडेंट सोच मानते हैं, वो बस बचपन से हमारे आसपास के माहौल और सोसाइटी द्वारा बार बार रिपीट किए गए पैटर्न्स हों, जो अब हमारे ब्रेन में परमानेंट न्यूरल पाथवेज बन चुके हैं? ये बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल थॉट है। और अगर हम ये समझ जाएं कि हमारी कौन सी सोच हमारी अपनी है और कौन सी सिर्फ सोसाइटी की कंडीशनिंग, तो शायद हम अपने बिहेवियर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हमें नेगेटिव रिफ्लेक्सेस को अनलर्न भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम खुद को दोबारा रीवायर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी पावरफुल थॉट के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं रैप अप करते हैं। उम्मीद है आज आपको कुछ बहुत ही नया और वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। इस डीप डाइव को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपका इस कंडीशनिंग वाले थॉट पर क्या ओपिनियन है। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और खोजबीन जारी रखिए। जय हिंद। आज के इस डीप डाइव में बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो सच में साइंस और हमारी अपनी जो आइडेंटिटी है उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चौराहा है। बिल्कुल। हम अक्सर बाहरी दुनिया की टेक्निक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझने में टाइम बिताते हैं, लेकिन आज का हमारा फोकस एक ऐसे सुपर कंप्यूटर पर है जो हमारे अंदर ही मौजूद है। मतलब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की और स्पेसिफिकली नर्वस सिस्टम की। हाँ, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो लाइफ के बिल्कुल बेसिक आधार से जुड़ा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये सिर्फ बायोलॉजी का एक हिस्सा नहीं है, मतलब ये वो पूरा मीडियम है जिससे हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जैक्टली। और आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बायोलॉजी के कुछ काफ़ी डिटेल्ड नोट्स हैं। ये सोर्सेज बहुत क्लियरली समझाते हैं कि हमारी बॉडी अपने आसपास के जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसको कैसे प्रोसेस करती है और उस पर रिएक्ट कैसे करती है। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा मेन मिशन यही समझना है कि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। हम ये भी डिकोड करेंगे कि जो अचानक होने वाली रिएक्शंस होती हैं, जिन्हें हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं, उनका असली मैकेनिज्म क्या है। और सबसे ज़रूरी बात कि हम एक कॉन्शियस एफर्ट को ऑटोमेटिक आदत में कैसे बदल देते हैं। और ना इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझना एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव देता है। नेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने की पूरी कहानी इस बात पर टिकी है कि वो अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट कैसे होता है। इन सोर्सेस को डिटेल में पढ़ने पर यह क्लियर होता है कि हम जो भी करते हैं, चाहे वो किसी खतरे से बचना हो या किसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना हो, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का रिजल्ट है। तो ये डिस्कशन ना एक बहुत डीप क्वेश्चन खड़ा करती है कि हमारी डेली लाइफ की कितनी हरकतें सच में हमारी कॉन्शियस चॉइस है और कितनी हमारी बायोलॉजी ने पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दी है।
ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझते हैं। सोर्सेज में एनवायरनमेंट और हमारी बॉडी के इस कम्युनिकेशन नेटवर्क को समझाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज किया गया है, और वो है स्टिमुलस। हाँ, स्टिम्युलस। तो सिंपल शब्दों में बाहरी एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी इवेंट या एनर्जी जिसके प्रति हमारी बॉडी रिएक्ट करने के लिए मजबूर होती है, उसे स्टिमुलस कहते हैं। जैसे लाइट हो गई, साउंड, टेम्परेचर या स्मेल, ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इन नोट्स में एक एग्जाम्पल ने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया, और वो था ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी। हम जनरली इसको एक स्टिमुलस की तरह नहीं देखते ना। बिल्कुल, क्योंकि ग्रेविटी एक ऐसा स्टिम्युलस है जो कभी-कभी ऑफ नहीं होता। ये बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। ये बहुत फैसिनेटिंग है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम हर मिलीसेकंड इस ग्रेविटी के पुल को प्रोसेस कर रहा होता है। हर मिलीसेकंड? हाँ, मतलब जब कोई इंसान सीधा खड़ा होता है ना, तो वो कोई पैसिव स्टेट नहीं है। नर्वस सिस्टम बॉडी की अनगिनत मसल्स को लगातार माइक्रो एडजस्टमेंट्स के सिग्नल्स भेज रहे हैं ताकि वो इंसान गिर ना जाए। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे नर्वस सिस्टम उन स्टिमुलाई पर भी रिएक्ट करता है जिनके बारे में हम कॉन्शियसली सोच भी नहीं रहे होते। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। अब अगर बाहर से बॉडी को इतने सारे अलग अलग सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो बॉडी के अंदर इन सब का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? सोर्सेज इस कोऑर्डिनेशन को 2 क्लियर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो अगर इनकी वर्किंग को कंपेयर करें तो ये एक दूसरे से कितने अलग हैं? इन दोनों सिस्टम्स का जो डिजाइन है ना, वो उनकी नीड के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। नर्वस कोऑर्डिनेशन को आप एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क की तरह देख सकते हैं। ओके, ब्रॉडबैंड। इसका मेन काम बॉडी के अलग-अलग पार्ट से ब्रेन तक और ब्रेन से वापस ऑर्गन्स तक तुरंत मैसेज भेजना है। ये बहुत ही फास्ट होता है और इसका असर बहुत स्पेसिफिक और शॉर्ट टर्म होता है। और दूसरा वाला? दूसरी तरफ जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू काम करता है। ये ग्लैंड्स ब्लड में हार्मोन सिक्रीट करती हैं। इसको आप एक रेडियो ब्रॉडकास्ट की तरह समझ सकते हैं। मतलब मैसेज पूरी बॉडी में फैल जाता है। ये थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत डीप और लॉन्ग लास्टिंग होता है, जैसे बॉडी की ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। क्या बात है, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। एक तरफ फाइबर ऑप्टिक केबल है और दूसरी तरफ रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो अगर हम उस फाइबर ऑप्टिक केबल यानी नर्वस सिस्टम की बात करें, तो सोर्सेज बताते हैं कि इस पूरे नेटवर्क की सबसे छोटी और बेसिक यूनिट न्यूरॉन है। हाँ, न्यूरॉन। स्ट्रक्चर के हिसाब से एक न्यूरॉन सेल बॉडी और डेंड्राइट्स और एक लंबी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर, जिसे एक्सॉन कहते हैं, उससे मिलकर बनता है। बिल्कुल। डेंड्राइट्स वो एंटेना है जो आसपास से सिग्नल रिसीव करते हैं, और एक्सॉन वो ट्रांसमिशन लाइन है जो सिग्नल को आगे ले जाती है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स हिस्सा वो है जहाँ एक न्यूरॉन खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। अक्सर ये माना जाता है कि ये न्यूरॉन्स एक डायरेक्ट वायर की तरह आपस में फिजिकली जुड़े होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हाँ, और यही कर साइनैप्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर दो न्यूरॉन्स आपस में टच नहीं कर रहे हैं, उनके बीच एक माइक्रोस्कोपिक गैप है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस गैप को क्रॉस कैसे करता है? ये नर्वस सिस्टम की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मार्वल्स में से एक है। जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे नर्व इम्पल्स कहते हैं, न्यूरॉन के एंड तक पहुंचता है, तो वो सीधे उस गैप को जंप नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है? उस टर्मिनल पर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कुछ स्पेशल केमिकल्स को रिलीज करता है, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये केमिकल्स उस सिनेप्स यानी उस गैप में तैरकर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक पहुंचते हैं और वहां जाकर फिर से एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रिगर कर देते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का कन्वर्जन है, पहले इलेक्ट्रिकल से केमिकल और फिर केमिकल से वापस इलेक्ट्रिकल। लेकिन नेचर ने ऐसा क्यों किया? सीधे तार क्यों नहीं जोड़ दिए? ये केमिकल गैप क्यों रखा? क्योंकि अगर सब कुछ सीधे जुड़ा होता ना, तो हमारा ब्रेन बस एक फिक्स्ड मशीन बनकर रह जाता, जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ये जो सिनेप्स का गैप है, यही वो जगह है जहां सिग्नल को रोका जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। ओह, आई सी। इसी केमिकल एक्सचेंज के कारण हमारी सीखने की कैपेसिटी, हमारी मेमोरी और मूड में चेंजेस पॉसिबल हो पाते हैं। ये गैप ही इस नेटवर्क को एक डायनामिक और अडेप्टिव सिस्टम बनाता है। ये डिप सच में चौंकाने वाली है। ये सिर्फ एक वायर नहीं है, बल्कि हर कनेक्शन अपने आप में एक डिसीजन मेकिंग नोड है। चलिए,
अब इस पूरे मैसिव नेटवर्क के सबसे बड़े कमांडर की तरफ चलते हैं। मेरा मतलब है कंट्रोल सेंटर। हाँ, हमारा ब्रेन। बिल्कुल, ये हमारे सोर्सेज का एक बहुत बड़ा पार्ट है और इसमें सबसे पहले आता है ब्रेन। सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लेकिन जो बात इसको सिर्फ एक प्रोसेसर होने से अलग बनाती है वो ये है कि सोर्सेज के अनुसार ये हमारी इमोशंस, हमारी विजन, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस का घर है। ये बहुत ही एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन है। ब्रेन सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर या दिल की धड़कन ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि हम कौन है ये पूरी तरह से इसी के अंदर के न्यूरॉन्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। सही बात है। हमारी यादें, हमारे डर, हमारी क्रिएटिविटी, ये सब इसी ऑर्गन का आउटपुट है और इसके अंदर भी अलग अलग फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल, और सोर्सेज में एक ऐसे ही स्पेसिफिक पार्ट का जिक्र है जिसे सेरेबेलम या लिटिल ब्रेन भी कहा गया है। ये ब्रेन के पिछले हिस्से में होता है और इसका मेन काम बॉडी की मूवमेंट और बैलेंस को मेंटेन करना है। सेरेबेलम का रोल समझना सच में बहुत एक्साइटिंग है। जब कोई इंसान कोई भी कॉम्प्लेक्स फिजिकल टास्क करता है, जैसे जिम्नास्टिक्स या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या यहाँ तक कि सिर्फ एक कप कॉफी बिना छलकाए उठाना, तो वो सेरेबेलम ही है जो बैकग्राउंड में हजारों कैलकुलेशंस कर रहा होता है। मतलब हमें पता भी नहीं चलता और वो बैलेंस बना रहा है। एग्जैक्टली। ये हमारी आंखों से आने वाले विजुअल डेटा, कानों के अंदर के बैलेंस सेंसर्स और मसल से आने वाले पोजीशन डेटा को एक साथ प्रोसेस करता है ताकि हमारी मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ हो। अगर ये ठीक से काम ना करे तो एक इंसान के लिए सीधा खड़ा रहना भी मुमकिन हो जाए। और ब्रेन से जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है वो है स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और बॉडी के बाकी हिस्सों के बीच का मेन हाईवे है। ये एक बहुत ही मोटी और क्रूशियल केबल है। इसको सोर्सेस काफी डिटेल में समझाते हैं ना। हाँ, सोर्सेस बताते हैं कि ये ब्रेन के निचले हिस्से मेड्यूला ऑब्लंगाटा से शुरू होकर हमारी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम के सेफ कैविटी के अंदर से नीचे तक जाती है। ये पूरी तरह से नर्व फाइबर्स का एक ह्यूज कलेक्शन है जो बॉडी के हर कोने से आने वाले डेटा को ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन के कमांड्स को ऑर्गन्स तक ले जाता है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड से ही वो नेटवर्क निकलता है जो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये भी कोई सिंगल सिस्टम नहीं है। नहीं, इसके अंदर भी क्लियर डिवीजन है। हाँ, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी स्केलेटल मसल्स तक इंपल्स ट्रांसफर करता है। सही कहा। सोमैटिक सिस्टम बेसिकली हमारे कॉन्शियस कंट्रोल से जुड़ा है। जब हम अपना हाथ हिलाने का सोचते हैं तो वो सोमैटिक सिस्टम के थ्रू ही पॉसिबल होता है। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत क्रिटिकल सिस्टम काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सोर्सेस के हिसाब से ये स्पाइनल कॉर्ड के नेक से लेके वेस्ट तक के एरिया से निकलने वाली नर्व से बनता है। तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम असल में क्या कंट्रोल करता है? क्या ये भी हमारी मर्जी से काम करता है? नहीं, ये ऑटोनॉमिक यानी इनवॉलंटरी सिस्टम का पार्ट है और ये स्पेसिफिकली स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशंस में एक्टिव होता है। इसको अक्सर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जाना जाता है। लड़ो या भागो। एग्जैक्टली। जब बॉडी किसी खतरे को सेंस करती है तो सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट बढ़ा देता है, आंखों की पुतलियां फैला देता है और डाइजेशन को रोककर सारी एनर्जी मसल्स की तरफ भेज देता है। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में होता है, बिना हमारी किसी कॉन्शियस थॉट के। तो एक तरफ हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स हैं जो हमारी मर्जी से काम करते हैं। जैसे सोर्सेज में एक बड़ा ही मजेदार एग्जाम्पल दिया गया है कि अपना फेवरेट खाना खाना एक वॉलंटरी एक्शन है। हाँ, बिल्कुल। हम पिज्जा देखते हैं, उसको खाने का डिसाइड करते हैं और हमारे मोटर न्यूरॉन्स हाथ की मसल्स को उसे उठाने का ऑर्डर देते हैं। ये एक पूरी तरह से कॉन्शियस प्रोसेस है। लेकिन जैसा कि आपने सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में बताया, बॉडी हमेशा हर डिसीजन के लिए हमारे कॉन्शियस थॉट का वेट नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। अगर हर चीज को प्रोसेस करने के लिए ब्रेन के पास भेजा जाए तो बहुत सी सिचुएशंस में बहुत देर हो जाएगी और यहीं से नर्वस सिस्टम का सबसे ब्रिलियंट सेफ्टी मैकेनिज्म पिक्चर में आता है, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये हमारे डीप डाइव का अगला और शायद सबसे थ्रिलिंग पार्ट है। रिफ्लेक्स एक्शन को सोर्सेज एक ऐसे रिस्पॉन्स की तरह डिफाइन करते हैं जो स्टिमुलस के आगे बिल्कुल इनवॉलंटरी और सडन होता है। और ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। इसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ये एक ऐसा न्यूरल पाथवे है जो ब्रेन को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। बाईपास कर देता है। हाँ, इमेजिन कीजिए
कि किसी ने गलती से उबलते हुए पानी के बर्तन को छू लिया है। उस मोमेंट जो प्रोसेस होती है ना, वो एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का सैंपल है। मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी जर्नी को डिकोड करें। जब वो इंसान उस गर्म बर्तन को छूता है तो बॉडी के अंदर उन कुछ मिलीसेकंड्स में एक्चुअली क्या होता है? इसे हम 5 क्लियर स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले स्किन में मौजूद सेंसरी रिसेप्टर्स उस एक्सट्रीम हीट का पता लगाते हैं जो कि हमारा स्टिमुलस है। दूसरा स्टेप, ये सिग्नल तुरंत एक सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भेजा जाता है। अब नॉर्मल सिचुएशन में ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक जाता, जहां इंसान सोचता कि ये गर्म है, मुझे हाथ हटाना चाहिए। लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, कब तक तो स्किन जल चुकी होगी। एग्जैक्टली। इसलिए तीसरे स्टेप में एक शॉर्टकट लिया जाता है। ये सिग्नल सीधे स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर में एंटर करता है। वहां इंटरन्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ओके, इंटरन्यूरॉन्स। ये एक तरह के लोकल डिसीजन मेकर्स होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल लेते हैं, खतरे की सीरियसनेस को समझते हैं और ब्रेन से पूछे बिना ही तुरंत रिएक्शन का डिसीजन ले लेते हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम ने आग लगने पर सेंट्रल सर्वर से पूछने की बजाय खुद ही फायर अलार्म और स्प्रिंकलर्स चालू कर दिए हों। बहुत ही परफेक्ट कंपैरिजन है। फिर आता है चौथा स्टेप। वो इंटरन्यूरॉन अपना डिसीजन तुरंत मोटर न्यूरॉन को पास कर देता है। और फाइनली पांचवा स्टेप, ये मोटर न्यूरॉन उस कमांड को लेकर सीधा इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचता है, जो इस केस में हाथ की मसल है। और हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। हाँ, मसल कंट्रैक्ट होती है और हाथ पीछे खिंच जाता है। ये पूरी प्रोसेस रिफ्लेक्स आर्क कहलाती है और ये इतनी फास्ट होती है कि इंसान को दर्द का एहसास भी हाथ पीछे खींचने के बाद होता है, क्योंकि दर्द का सिग्नल ब्रेन तक बाद में पहुंचता है। बाप रे, ये सच में एक सर्वाइवल मास्टरपीस है। अब सॉसेज एक और बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। वो कहते हैं कि सभी रिफ्लेक्सेस एक जैसे नहीं होते। इस डिस्कशन के आखिरी हिस्से में हम दो तरह के रिफ्लेक्सेस पर बात करेंगे, इनबॉर्न और एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम कितना डायनामिक है। जो नेचुरल या इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं वो हमारे डीएनए में हार्डवायर्ड होते हैं। उनके लिए किसी पास्ट एक्सपीरियंस या लर्निंग की जरूरत नहीं होती हैं, जैसे पलकें झपकाना, खांसना या छींकना। ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं। जब कोई तेज हवा या धूल का कण हमारी आंखों की तरफ आता है तो हम पलकें झपकाने का सोचते नहीं हैं, वो बस अपने आप झपक जाती हैं। सही कहा। इसी तरह सोर्सेज बताते हैं कि सैलिवेशन यानी लार आना और निगलना यानी स्वॉलोइंग भी फंक्शनल रिफ्लेक्सेस हैं। ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनके बिना एक न्यूबॉर्न बेबी जिंदा नहीं रह सकता। नेचर उन्हें ये सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल करके देती है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, कंडीशन्ड या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, वो बायोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रिज है। और यही वो जगह है जहां हम देखते हैं कि एक्सपीरियंस हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे रीप्रोग्राम कर सकता है। सोर्सेस के अनुसार एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस वो रिएक्शंस हैं जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं। ये तब बनते हैं जब एक स्टिमुलस जो पहले हमारे लिए बिल्कुल न्यूट्रल था, किसी खास रिस्पॉन्स के साथ जुड़ जाता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल जो सोर्स में दिया गया है वो है किसी कार एक्सीडेंट को देखने के बाद ड्राइविंग से डर लगना। एक्सीडेंट से पहले कार का स्टीयरिंग व्हील या ड्राइविंग सीट उस इंसान के लिए एक नॉर्मल न्यूट्रल स्टिमुलस थी। लेकिन उस ट्रॉमा के बाद? हाँ, ट्रॉमा के बाद नर्वस सिस्टम ने उस न्यूट्रल स्टिमुलस को एक डेंजरस सिग्नल के साथ जोड़ दिया। अब सिर्फ ड्राइविंग के ख्याल से ही हार्ट रेट बढ़ जाना या पसीना आना एक एक्वायर्ड रिफ्लेक्स बन गया है। सोर्सेज में पेट एनिमल्स का भी एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। जो लोग पेट्स के साथ रहते हैं वो इसे तुरंत समझ जाएंगे। जब किसी कुत्ते को खाना दिया जाता है तो शुरू में उस खाने के डब्बे के खुलने की आवाज़ का उसके लिए कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब वो आवाज़ बार बार खाना मिलने से पहले आती है तो कुछ टाइम बाद सिर्फ वो आवाज़ सुनकर ही कुत्ते की लार टपकने लगती है। ये पैवलोवियन कंडीशनिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन इसका सबसे पॉजिटिव और पावरफुल यूज हमारी लाइफ में स्किल्स सीखने में होता है। सोर्सेज मेंशन करते हैं कि नाचना, गाना, तैरना या साइकिल चलाना सीखना, ये सब धीरे धीरे एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं। ये प्रोसेस काम कैसे करती है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो साइकिल चलाना बिल्कुल भी रिफ्लेक्स नहीं लगता, हर छोटी चीज पर बहुत सोचना पड़ता है। सही बात है। जब आप कोई नई कॉम्प्लेक्स चीज सीखते हैं जैसे ड्राइविंग, तो आप अपने सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ब्रेन के हायर सेंटर्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं।
आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ता है कि क्लच कब दबाना है, गियर कैसे चेंज करना है, स्टीयरिंग कितना घुमाना है। हाँ, उसमें बहुत फोकस लगता है। बिल्कुल, इसमें बहुत एनर्जी लगती है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम इन न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्ग करता जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रेन उस काम को किसी और हिस्से को हैंड ओवर कर देता है? एक तरह से हाँ। बार बार की प्रैक्टिस से वो पूरी प्रोसेस एक कंडीशन्ड रिफ्लेक्स में बदल जाती है। ब्रेन का वो हिस्सा जो कॉन्शियस थॉट करता है, वो इस काम को सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के लोअर लेवल कंट्रोल में भेज देता है। वाह! यही वजह है कि एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए भी किसी डीप टॉपिक पर बात कर सकता है या गाना गा सकता है, क्योंकि ड्राइविंग अब एक कॉन्शियस टास्क नहीं रहा, वो एक एक्वायर्ड रिफ्लेक्स बन चुका है। नर्वस सिस्टम ने उसको ऑटोमेटिक कर दिया है ताकि ब्रेन की प्रोसेसिंग पावर दूसरे कामों के लिए फ्री हो सके। ये सोचना ही कितना अमेजिंग है कि हमारी बॉडी अपनी खुद की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लगातार खुद को रीप्रोग्राम कर रही है। तो अगर हम आज की इस पूरी डिटेल्ड डिस्कशन का एक समरी निकालें तो पिक्चर बहुत ही क्लियर और माइंड ब्लोइंग है। ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम सिर्फ नसों और केमिकल्स का एक स्टैटिक जाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा हाईली एडवांस सुपर कंप्यूटर है जो एक साथ कई फ्रंट्स पर काम कर रहा है। एक तरफ ये स्पाइनल कॉर्ड और इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू इनबॉर्न सेफ्टी मैकेनिज्म्स को हैंडल करता है ताकि हम सेकंड के फ्रैक्शन में आग से हाथ हटा सकें, और दूसरी तरफ इसके पास साइनैप्स और न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसी अरेंजमेंट्स हैं जो इसे इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल बनाती हैं। सही बात है। ये उस फ्लेक्सिबिलिटी का ही रिजल्ट है कि एक इंसान तैरने, साइकिल चलाने या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने जैसी हाईली कॉम्प्लेक्स एक्शंस को सीख सकता है और उन्हें अपनी मसल्स की ऑटोमेटिक मेमोरी का हिस्सा बना सकता है। सही बात है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक्सचेंज से लेकर मैक्रो लेवल पर हमारे बिहेवियर और स्किल्स तक सब कुछ एक परफेक्ट सिम्फनी में काम कर रहा है। और ये हमें सोचने का एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देता है। आज की इस डीप डाइव को एंड करने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट पर गौर करते हैं। आज हमने देखा कि कैसे ड्राइविंग या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्टिंग में एक बहुत ही कॉन्शियस और सोच समझ कर की गई एक्शन होती है, लेकिन प्रैक्टिस और टाइम के साथ हमारा नर्वस सिस्टम उसे एक कंडीशन्ड रिफ्लेक्स यानी एक ऑटोमेटिक हैबिट में बदल देता है। हाँ, इंडिपेंडेंट चॉइस मानते हैं वो एक्चुअली में सिर्फ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस द्वारा हमारे नर्वस सिस्टम में प्रोग्राम किए गए एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस हैं। क्या हम सच में हर पल चॉइस कर रहे हैं या हम सिर्फ अपनी ही सीखी हुई कंडीशनिंग पर रिएक्ट कर रहे हैं? इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। आगे भी ऐसे ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स पर हमारी चर्चा जारी रहेगी।